जी अस्सलाम वालेकुम। असाइनमेंट देखी आप लोगों ने, किसी ने अटेम्प्ट की? एक बंदे ने सबमिट भी करवा दिया। तो बात सुनना सर, बेसिकली सर अभी हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट चल रहा है, तो सर इस वजह से अभी तक हम वो असाइनमेंट को सही टाइम नहीं दे सके, क्योंकि सर हमारा FYP अभी तक फाइनल हो रहा है यूनिवर्सिटी में, तो अभी भी यूनिवर्सिटी में बैठ के आपकी क्लास ले रहे हैं। मैक्सिमम सर क्लास अभी स्टिल यूनिवर्सिटी में FYP के अंदर थोड़ा सा वो इन्वॉल्वमेंट हुई है सर। ये इस वीकेंड तक होप्स हो कि वो क्लियर हो जाएगा, सर वो प्रॉपरली आपके साथ वो क्लासेस वगैरह सब कुछ प्रॉपरली चेक करेंगे। अभी सर ये होता है कि हम बाद में रिकॉर्डिंग वगैरह सुननी पड़ती है, क्योंकि सर अभी ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी थोड़ा सा वो लेक्चर आपको पता है कैंड नहीं हो पाता सही तरीके से। ठीक है, चलें, सही है। थोड़ी सी चल रही है अभी स्टिल। तो लेक्चर स्टार्ट करें। यस सर। जी, तो कहाँ तक पढ़ा था हमने? अभी तक किसी किस्म का कोई मसला, कोई बात समझ ना आई हो? चलें फिर आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक पढ़ा था। कलेक्शंस एंड जेनेरिक्स। अच्छा, जिन लोगों ने अभी, आप लोग कह रहे हैं कि काफी मसला है FYP की वजह से, तो लेकिन ये कि असाइनमेंट फिर भी टाइम पर सबमिट करवा दीजिएगा, असाइनमेंट लेट ना गिरेगा। अच्छा, कलेक्शंस क्या होती हैं? हमने अरेज देखी थी। अरेज क्या होता है? सिमिलर टाइप ऑफ डाटा को रखने के लिए एक किस्म की ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। लेकिन उसमें हमारे पास हमें साइज डिफाइन करना पड़ता है। जैसे अगर कोई हम एग्जांपल अरे की देखें, ये एग्जांपल है, इसमें हमें एक ही अरे बनाई तो हमने उसमें साइज डिफाइन किया 3, ठीक है। नीचे बी की बनाई तो उसमें 3 एलिमेंट्स रखे तो उसका साइज भी फिक्स हो गया 3, ठीक है। नीचे सम क्लास की बनाई वो भी 10 और सम स्ट्रक्चर की बनाई वो भी 10। तो हमें साइज इसमें डिफाइन करना पड़ता है, पहले बताना पड़ता है कि इतना साइज है, हमें उस मुताबिक मेमोरी एलोकेट होती है और हम उसमें फिर अपने एलिमेंट्स रख सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि हमें साइज फिलहाल नहीं पता, हम फॉर एग्जांपल कहीं से डाटा रीड कर रहे हैं या कोई यूजर से इनपुट ले रहे हैं, हमें नहीं पता कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो वेरिएबल साइज एरेज को रखने के लिए फिर हम क्या करेंगे? एरे लिस्ट यूज करेंगे, ठीक है। एरे लिस्ट जो है कलेक्शन के नेम स्पेस के अंदर होती है,
यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शंस, जो रेड हुआ हुआ है ऊपर, ठीक है, ये वाला। इसके अंदर होती है एरे लिस्ट की क्लास। एरे लिस्ट की क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसमें मेथड होते हैं ऐड के। ऐड करके आप उसमें एलिमेंट्स ऐड करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स आप चाहें आप ऐड कर सकते हैं, आपको साइज डिफाइन नहीं करना पड़ता। इसमें ऐड के अलावा और भी मेथड होते हैं, जैसे ए डॉट सॉर्ट, ये क्या करेगा, उनको सॉर्ट कर देगा। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग्स हैं तो अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर देगा। अब हमें साइज नहीं पता, तो हम अगर साइज चेक करना चाहते हैं कि कितने एलिमेंट्स इसके अंदर आ चुके हैं, तो ए डॉट काउंट का इसके अंदर है प्रॉपर्टी है, उससे हमें पता लग जाएगा कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और सारे एलिमेंट्स अगर प्रिंट करने हैं तो हम इस तरह का लूप लगा सकते हैं, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ए डॉट काउंट, आई प्लस प्लस, ठीक है, और ए आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आई, ठीक है। इस तरह हम सारे एलिमेंट्स प्रिंट कर सकते हैं। एरे लिस्ट के अलावा हमारे पास होती है एसोसिएटिव एरेज, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे वेरिएबल लेंथ अरेज में मैंने बताया कि ए आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आई डालते हैं हम, ठीक है, तो हमें एक एलिमेंट मिल जाता है। आई लूप से आ रहा है, यानी कि हम ए 0 लिखेंगे, ए आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 0, तो फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। ए 1 लिखेंगे तो सेकंड एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आते हैं। इसके अंदर इंडेक्सिंग होती है, इंटीजर की इंडेक्सिंग होती है 0 1 2, ठीक है। ए 0 लिखेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, ए 1 लिखेंगे तो सेकंड एलिमेंट आ जाएगा। इंटीजर से इंडेक्सिंग हुई है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो कीज हैं या इंडेक्स हैं वो इंटीजर ना हो, तो हम यूज करेंगे एसोसिएटिव एरेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हैश टेबल यूज हुआ है, हैश टेबल फोन। फोन में की बनाई अली, स्ट्रिंग है जो कि, ठीक है। उस अली की में एक वैल्यू डाल दी, उसका फोन नंबर, ठीक है। अब जैसे ये फोन की एक डायरेक्टरी है, हमने उसको स्टोर करना है, या इस तरह का कोई भी हमने डाटा स्टोर करना है, तो हमारे लिए बेहतर ये होगा कि हम कीज को स्ट्रिंग रखें, तो डाटा ताकि ज्यादा अंडरस्टैंडेबल हो और क्लियर हो, ठीक है, कि अली से गेट कर सकें उसका नंबर। अली की दें तो वो उसका नंबर हमें रिटर्न कर सके, ठीक है। तो इस केस में हम ये वाली एसोसिएटिव अरेज यूज करेंगे जिसमें कीज हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है। अब क्योंकि की स्ट्रिंग है तो हम इसको उस तरह का लूप नहीं लगा सकते जिस तरह का यहाँ पे पहले लगाया, ये वाला आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन ए डॉट काउंट। हमने यहाँ पे प्रिंट करना है तो हम सारी कीज लेंगे, फोन डॉट कीज करेंगे तो हमारे पास सारी कीज आ जाएंगी और वो स्ट्रिंग कीज होंगी। ये फॉर ईच लूप की एक एग्जांपल भी है ये, जिसमें मैंने आपको बताया था कोई लिस्ट वगैरह यूज करनी हो तो आप फॉर ईच लूप यूज कर सकते हैं। इसमें आपको वेरिएबल आई नहीं बनाना पड़ता, मैंने उस टाइम ये बात बताई थी आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको आई वेरिएबल नहीं बनाना पड़ा इंडेक्स के लिए, आपको स्ट्रिंग की इन फोन डॉट कीज किया आपने, ठीक है। अब की के वेरिएबल से आप उसको एक्सेस करेंगे, फोन आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स जिसके अंदर की जाएगी, ठीक है। की भी प्रिंट कर दी है कि की क्या थी, और फोन भी प्रिंट कर दिया, तो आउटपुट ऐसी आएगी जो राइट साइड पे लिखी है, अली इज इक्वल टू 7131, ठीक है। की भी प्रिंट कर दी है और फोन के अंदर की पास करके उसकी की वैल्यू जो आई वो भी प्रिंट कर दी है, ठीक है। तो ये यूज है हैश टेबल्स का। ये भी हमारे पास सिस्टम डॉट कलेक्शंस की नेम स्पेस में होता है। अब इस एरे लिस्ट में प्रॉब्लम क्या है, इस एरे लिस्ट में प्रॉब्लम ये है, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली एरे लिस्ट जो मैंने देखी है इसी को दोबारा देख लेते हैं। मैंने ए डॉट ऐड किया और स्ट्रिंग ऐड कर दी। मैं ए डॉट ऐड करके आगे इंटीजर भी ऐड कर सकता हूँ, ए डॉट ऐड 1। ये चीज कहीं भी डिफाइन नहीं हुई कि इसमें से स्ट्रिंग ही जाएंगी, ये तो कहीं डिफाइन नहीं हुई, ठीक है। तो इसमें इंटीजर भी जा सकते हैं, स्ट्रिंग्स भी जा सकती हैं, बूलियन, शॉर्ट, कोई भी फ्लोट, कोई भी वैल्यू जा सकती है, ठीक है। हर किस्म की वैल्यू आप इसके अंदर रख सकते हैं। फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने इंटीजर रख दिए और कोई स्ट्रिंग्स रख दी। उसके बाद मैं चाहता हूं इन सब वैल्यूज का, ये सब वैल्यूज कोई इंटीजर है, इन सब का एवरेज लूं। अब मैं इनकी एवरेज लूंगा तो कोई वैल्यू इंटीजर आ रही है, कोई स्ट्रिंग आ रही है, वहां पे एरर आ जाएगा, सारी वैल्यूज प्लस नहीं हो पाएंगी इंटीजर की तरह क्योंकि कुछ स्ट्रिंग है। तो इसमें मिक्स वैल्यूज की वजह से हमें अक्सर प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी किस्म की कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म करते हुए एरर्स आती हैं। तो हमें ऐसी लिस्ट चाहिए जिसमें हम एक डाटा टाइप फिक्स कर दें कि इसी टाइप की इसमें वैल्यूज जाएंगी, ठीक है, ताकि रन टाइम पे यूजर से इनपुट ले रहे हैं या कहीं से भी फाइल से रीड कर रहे हैं तो वो रन टाइम पे हर किस्म की वैल्यूज में ना डाले,
सिर्फ इंटीजर्स डाले, ठीक है। तो हम एरे लिस्ट के बजाय यूज करेंगे एरे जेनेरिक्स। लिस्ट यूज करेंगे और जेनेरिक्स यूज करेंगे। मैं आगे इसको देख के बताता हूँ आपको, आगे आएगी ये लिस्ट, ठीक है। जब आप नॉर्मल एरे लिस्ट यूज करते हैं, उसमें स्ट्रिंग्स जा रही हैं, इंटीजर्स जा रहे हैं, ठीक है। अब आपने जब भी इंटीजर्स उसमें से गेट करना है, आपने उसको टाइपकास्ट भी करना है। इंटीजर में टाइपकास्ट करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, उसको टाइपकास्ट करेंगे इंटीजर में, फिर उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। टाइपकास्टिंग का भी परफॉर्मेंस ओवरहेड भी आ गया, ठीक है। इसके अलावा उस तरह के एरर्स भी आ गए, जिस तरह के मैंने बताया। कैलकुलेशंस आपने परफॉर्म करनी है, वैल्यूज का एवरेज लेनी है, तो स्ट्रिंग्स बीच में आ गई तो एवरेज कैसे होगा, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को जेनेरिक्स हमारी फिक्स करती हैं। जेनेरिक्स ये फिक्स कर देती हैं कि इसमें कौन सी टाइप की वैल्यूज जाएंगी। अ जेनेरिक कलेक्शन इज स्ट्रांगली टाइप्ड, यानी कि आपने कोई भी कलेक्शन यूज की जेनेरिक के साथ, तो वो स्ट्रांगली टाइप्ड है, यानी कि टाइप सेफ है। उसमें डिफरेंट किस्म की टाइप्स नहीं जाएंगी, ठीक है। टाइप सेफ है इसको कहते हैं, ठीक है। ये हमने पहले भी शुरू में बिल्कुल देखा था कि टाइप सेफ्टी क्या होती है। मीनिंग दैट यू कैन ओनली पुट वन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू इट, ठीक है। दिस एलिमिनेट्स टाइप मिसमैच एट रन टाइम, ठीक है। टाइप मिसमैच नहीं होंगे रन टाइम पे, जब भी कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं या किसी भी किस्म का और कुछ कर रहे हैं, तो वो एरर्स नहीं आएंगे। अनदर बेनिफिट क्या है कि जी वैल्यू टाइप्स के साथ परफॉर्मेंस बेहतर होती है, ठीक है। क्योंकि ये बार बार कन्वर्ट नहीं होंगी, टाइप कास्टिंग आपको करनी पड़ती है। अगर इंटीजर भी आपने सारे स्टोर किए हुए हैं फॉर एग्जांपल, तो लेकिन आपको, क्योंकि जब आप उसमें से गेट करेंगे तो ऑब्जेक्ट आएगा, उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइप कास्टिंग का परफॉर्मेंस ओवरहेड भी नहीं आता और एरर भी नहीं आते, ठीक है। बनाते कैसे हैं? एरे लिस्ट जो हमने देखी थी वो किसी भी किस्म का ऑब्जेक्ट ले सकती है, लेकिन एक और चीज होती है कलेक्शंस की नेम स्पेस में, वो कहलाती है लिस्ट। उसके अंदर जेनेरिक जाते हैं और उसमें आप एक ही टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिस्ट बनाई है, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है इंट, ठीक है। अब ये डिफाइन हो गया कि इस लिस्ट में सिर्फ इंटीजर वैल्यूज जाएंगी, आप इसमें कोई और नहीं डाल सकते। यू डिक्लेयर द लिस्ट पॉपुलेट्स मेंबर एंड देन एक्सेस द मेंबर, ठीक है। उसी तरीके से लूप चलेगा इसका, जिस तरह उसका लूप चला था अरे लिस्ट का। int i is equal to 0, i less than my ints dot count, ठीक है। वही वेरिएबल है काउंट, और उसी तरीके से इसकी वैल्यू एक्सेस होंगी माई इंट्स, और आगे लार्ज ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आई, ठीक है। वैल्यूज उसी तरह गेट होंगी, सिर्फ आपने एंगल ब्रैकेट के अंदर इंट लिख दिया तो ये सिर्फ इंटीजर वैल्यूज लेगा। इंटरफेसेस क्या होती हैं, जावा में आप लोगों ने पढ़े हैं, तो इसका कोई जवाब दे सकता है? मेरे ख्याल से आप लोग सब अपने अपने काम लग गए और सिर्फ कह रहे हैं कि वीडियो रिकॉर्ड होती रहे, बाद में सुन लेंगे। इंटरफेसेस नहीं पता? इंटरफेस डिफाइंस अ सेट ऑफ एक्शंस, ठीक है। इंटरफेस वो चीज है जिसमें आप सिर्फ डिक्लेयर करते हैं मेथड्स को, उनकी बॉडी नहीं बनाते, ठीक है। सिर्फ डिक्लेयर कर देते हैं कि ये मेथड होगा, ये रिटर्न करेगा और ये आर्गुमेंट्स लेगा। प्योरली एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ये। प्योरली मतलब कि सारा कुछ इसमें एब्स्ट्रैक्ट है, ओनली सिग्नेचर्स हैं, कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है, ठीक है। इसमें मेथड्स हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, इंडेक्सर्स हो सकते हैं, इवेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। नो फील्ड्स, कांस्टेंट्स, कंस्ट्रक्टर्स, डिस्ट्रक्टर्स, ऑपरेटर्स और नेस्टेड टाइप्स, ये सब चीजें नहीं होंगी इसमें। कंस्ट्रक्टर नहीं होते, डिस्ट्रक्टर नहीं होते, फील्ड्स, कांस्टेंट्स, ऑपरेटर्स, ये सब चीजें इसमें नहीं होती। सिर्फ मेथड्स, प्रॉपर्टीज, इंडेक्सर्स या इवेंट्स होते हैं। इंडेक्सर ये होता है कि आप इसमें कोई ऑब्जेक्ट में इंडेक्स स्टोर कर लें, इंटीजर इंडेक्स फॉर एग्जांपल स्टोर कर लिया, और एक 10 ऑब्जेक्ट्स बना लिए और 10 में एक एक वैल्यू इंडेक्स स्टोर कर लिया, 0 1 2 3 इस तरह करके, तो वो एज एन अरे ट्रीट होंगे, एज एन अरे उसको यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। इंडेक्सर इस तरह होते हैं। और इवेंट्स ये होते हैं कि किसी किस्म के इवेंट्स हों, कोई क्लिक का या इस तरह का, ठीक है।
इंटरफेस मेंबर्स आर इम्प्लिसिटली पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट। ये सब मेथड्स इम्प्लिसिटली पब्लिक होंगे और एब्स्ट्रैक्ट होंगे, आपको ये लिखना नहीं पड़ता वहां पे कि ये एब्स्ट्रैक्ट है और पब्लिक है। ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक भी होंगे और एब्स्ट्रैक्ट भी होंगे। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ डिक्लेयर करते हैं। अगर ये मेथड्स पब्लिक ना हुए तो ये इसकी बॉडी आगे कोई इसको एक्सटेंड करके इसकी बॉडी कोई और नहीं बना सकेगा। तो इसको पब्लिक होना चाहिए और सब मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, इसको वर्चुअल भी कहते हैं, ठीक है। इंटरफेस मेंबर्स मस्ट नॉट बी स्टैटिक, स्टैटिक नहीं होंगे। इसकी वजह ये है कि जब क्लास का कोई मेंबर स्टैटिक होता है तो आप उसको क्लास के नेम से एक्सेस कर सकते हो बगैर ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है। क्लास का नेम फॉर एग्जांपल टेस्ट है तो आप टेस्ट डॉट एबीसी करके एक्सेस कर सकते हैं, आपको न्यू करके वेरिएबल बनाने की उसकी जरूरत नहीं है टेस्ट क्लास की, ठीक है। तो अगर आप क्लास के नेम से वेरिएबल को या मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं स्टैटिक मेंबर को, तो इंटरफेस में अगर होगा तो इंटरफेस में भी आप एक्सेस कर सकेंगे। लेकिन इंटरफेस में तो वैल्यूज इस तरह स्टोर होती ही नहीं है जिस तरह क्लासेस की हों, तो इसलिए यहाँ पे ये चीज अलाउ नहीं की गई कि इसमें कुछ चीज स्टैटिक हो, ठीक है। क्लासेस एंड स्ट्रक्चर्स में इंप्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसेस। कोई भी क्लास या स्ट्रक्चर मल्टीपल इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकता है। ये याद रखने वाली बात है कि कोई भी क्लास और स्ट्रक्चर्स भी मल्टीपल इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इंटरफेसेस खुद भी मल्टीपल इंटरफेसेस को एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई आई लिस्ट का इंटरफेस है, इसने आगे आई कलेक्शन और आई न्यूमरेबल दोनों को एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है। वैसे ये कोड में चीज बताता चलूं यहाँ पे कि आई लिस्ट का जो इंटरफेस है, जो हमने लिस्ट की क्लास अभी देखी है, ये उसका पेरेंट इंटरफेस है, ठीक है। इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके वो लिस्ट की क्लास बनाएगी। अब इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती हैं क्लासेस भी और स्ट्रक्चर्स भी। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि माई क्लास ये अब एक्सटेंड कर रही है माई बेस क्लास को, यानी कि एक क्लास को और दो इंटरफेसेस आई लिस्ट और आई सीरियलाइजेबल। इसका मतलब ये जाहिर करने की यहाँ पे कोशिश की है कि एक क्लास इनहेरिट करेगी एक बेस क्लास से, मैक्सिमम एक बेस क्लास से, लेकिन मल्टीपल इंटरफेसेस वो इंप्लीमेंट कर सकती है, ठीक है। किसी भी एक क्लास को सिर्फ एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन इंटरफेसेस मल्टीपल को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम एनी टाइप बट कैन इंप्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसेस। स्ट्रक्चर किसी भी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकता, लेकिन वो मल्टीपल इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट जरूर कर सकता है, ठीक है। Every interface member method property indexer must be implemented or inherited from a base class। यानी कि आपने किसी भी इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया है तो उसकी सारे मेथड्स प्रॉपर्टीज और इंडेक्सर्स को आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, उनकी बॉडी बनानी पड़ेगी, ठीक है, उनकी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप अपनी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करें, ठीक है। क्योंकि एक भी मेथड ऐसा हो जिसकी बॉडी नहीं बनी हुई, जिसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं है, तो वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट कहलाती है, ठीक है। तो अगर आपने किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया तो आपको तमाम मेंबर्स की इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप अपनी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करें। इंप्लीमेंटेड इंटरफेस मेथड्स नीड नॉट बी डिक्लेयर्ड एज ओवरराइड, ठीक है। यानी कि हम आगे देखेंगे कि किसी क्लास के मेथड को आप वर्चुअल कर सकते हैं और उसकी बेस क्लास उसकी चाइल्ड क्लास जब उसको इंप्लीमेंट करेगी तो ओवरराइड का कीवर्ड लगाती है। तो यहाँ पे इंटरफेसेस के केस में ऐसा कुछ नहीं है, आप इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आपको ओवरराइड का कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये है कि अगर आपने इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया तो आप ये भी कर सकते हैं कि किसी मेथड की इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड ना करें और उसको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दें, ठीक है। क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। किसी मेथड की आप इंप्लीमेंटेशन अगर नहीं प्रोवाइड करते, आपको क्लास को ही एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। दैट इज एन इंटरफेस कैन बी इंप्लीमेंटेड बाय एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यहाँ पे कुछ एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी हुई है। एक क्लास है माई क्लास, इसकी पेरेंट क्लास है माई बेस क्लास। ये वही एग्जांपल है जो पीछे कोड की फॉर्म में लिखी थी। इसने माई बेस क्लास को एक्सटेंड किया हुआ है और दो इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट किया हुआ है, आई लिस्ट और आई सीरियलाइजेबल, ठीक है। माई क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा माई क्लास सी इज इक्वल टू न्यू माई क्लास, ठीक है। अब इसकी क्योंकि पेरेंट इंटरफेस आई लिस्ट है तो मैं उस पेरेंट इंटरफेस के वेरिएबल में इस ऑब्जेक्ट को असाइन कर सकता हूँ, आई लिस्ट लिस्ट इज इक्वल टू सी, ठीक है।
ये मैं कर सकता हूँ। पेरेंट के किसी भी वेरिएबल के अंदर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट डाला जा सकता है, ठीक है। लेकिन जब मेथड कॉल करेंगे लिस्ट डॉट ऐड, तो ये मेथड कॉल होगा चाइल्ड क्लास का ही, क्योंकि बेसिकली तो ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास का था ना, तो ये मेथड चाइल्ड क्लास का ही कॉल होगा, माई क्लास डॉट ऐड कॉल होगा। इसको कहते हैं डायनेमिक बाइंडिंग, यानी कि वेरिएबल आई लिस्ट टाइप का था, पेरेंट टाइप का था, लेकिन मेथड कॉल हुआ चाइल्ड का, ये कहलाती है डायनेमिक बाइंडिंग, ठीक है। फिर आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि इफ लिस्ट इज माई क्लास, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि लिस्ट माई क्लास टाइप की ही है। लिस्ट इज आइसोलाइजेबल, ये भी ट्रू रिटर्न करेगा, आइसोलाइजेबल भी एक पेरेंट है। फिर आप टाइपकास्ट भी कर सकते हैं। टाइपकास्ट करने का तरीकाकार ये है, दो तरीके होते हैं कि लिस्ट एज माई क्लास कर दें, लिस्ट एज माई क्लास करें और उसको माई क्लास के एक वेरिएबल में रख दें, वरना एज अगर नहीं यूज करना, एज के बजाय आप ब्रैकेट्स के साथ भी यूज कर सकते हैं, माई क्लास ब्रैकेट कास्ट हो जाएगा इस तरह भी। ये वाली हम पहले देख भी चुके हैं कि ये वाली टाइप इस तरीके से टाइप कास्टिंग कैसे होती है। आइसोलाइजेबल में भी कास्ट हो सकता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे फिर एक एग्जांपल ऐसी लिखी हुई है कि दो इंटरफेसेस हैं, आई सिंपल रीडर, इसको एक और इंटरफेस एक्सटेंड करता है आई रीडर, ठीक है। अब आई रीडर को इंप्लीमेंट करती है एक क्लास फाइल, और आई सिंपल रीडर को एक क्लास इंप्लीमेंट करती है टर्मिनल, ठीक है। अब टर्मिनल का पेरेंट कौन है? आई सिंपल रीडर, और फाइल का पेरेंट कौन है? आई रीडर, और फाइल का ग्रैंड पेरेंट कौन है? आई सिंपल रीडर, ठीक है। ये इस तरह की हायरार्की बनी है। तो समझने वाली यहाँ पे ये बात है कि आपने ऑब्जेक्ट बनाया आई सिंपल रीडर, एस आर इज इक्वल टू नल, नल वैल्यू साइन कर सकते हैं आप किसी भी टाइप को, ठीक है। फिर एस आर इज इक्वल टू न्यू टर्मिनल भी इसमें डाल दिया, क्योंकि इसका ग्रैंड चाइल्ड है टर्मिनल, इसका सॉरी चाइल्ड है न्यू टर्मिनल। एस आर इज इक्वल टू न्यू फाइल भी कर सकते हैं, ये ग्रैंड चाइल्ड है, ये भी उसके वेरिएबल के अंदर डाल सकता है, ठीक है। तो पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट के वेरिएबल के अंदर आप चाइल्ड या ग्रैंड चाइल्ड का ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। और आई रीडर आर इज इक्वल टू न्यू फाइल भी कर सकते हैं, क्योंकि आई रीडर का डायरेक्ट चाइल्ड है ये न्यू फाइल, ठीक है। और अब जो आर बनाया है उसको भी आप एस आर के अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि रीडर का पेरेंट है आई सिंपल रीडर, ठीक है। ये सिर्फ एक समझने की एग्जांपल है कि ये डायनामिक बाइंडिंग किस तरह होगी और कौन से वेरिएबल्स किस कौन से ऑब्जेक्ट किस वेरिएबल के अंदर आप असाइन कर सकते हैं। अब नेम क्लैशेस समझने वाली एक बात है। आप हमने ये बात देखी कि हम मल्टीपल इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर एक मेथड है एफ, वो दो इंटरफेसेस के अंदर है सेम नेम के साथ, अब हमने एक क्लास इंप्लीमेंट की, तो उसमें वो एफ की बॉडी हम बनाएंगे, तो वो किस वाले की बॉडी बनेगी? ये नेम क्लैश है, ठीक है। इसको हम करके देख लेते हैं। हमारे फर्स्ट ऐप में ही कर लेते हैं। समझ आ रही है आप लोगों को? इंटरफेस एक बना लेते हैं L1, जिसमें हम एक मेथड बनाते हैं void f। दूसरा इंटरफेस बनाते हैं L2, इसमें भी एक मेथड बनाते हैं void f, ठीक है। अब एक क्लास है, फॉर एग्जांपल क्लास b, जिसने एक्सटेंड कर लिया
जिसने एक्सटेंड कर लिया L1 L2, ठीक है। अब इसने बनाया पब्लिक वॉइड F, इसकी जरूरत नहीं। क्लास B का बना लेता हूँ ऑब्जेक्ट, B.F, रन करके देख लेते हैं। एरर्स क्यों, क्या कह रहा है वो? अच्छा, इसकी बॉडी वो कह रहा है नहीं बनाई आपने, मैं बॉडी बना देता हूँ। मसला क्या होगा इसमें? क्लास B L1 L2 हो गया, FB, ये मेरे ख्याल से मैंने इसकी जरूरत कर ली। अच्छा, ये इसका अपना मेथड हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जब दूसरों की इंप्लीमेंटेशन देना चाहूंगा तो मुझे कैसे देनी है? void L1.F, ठीक है। अब ये उस मेथड की इंप्लीमेंटेशन है जो कि L1 के अंदर है, ठीक है। ये इसका अपना मेथड हो गया था B का, ये उसकी इंप्लीमेंटेशन देनी है तो हमने कैसे देनी है? इसी तरह एक मिनट रुकिए, मैं बेहतर तरीके से जरा ये L2 का होगा। फर्क तब पता लगेगा जब हम यहाँ पे L1 का वेरिएबल बनाएंगे, B कर देंगे, ठीक है। अब जब I1.B करेंगे, सॉरी F करेंगे, ठीक है। अब रन करते हैं इसको, ठीक है। F ऑफ B पहले कॉल हुआ, फिर उसके बाद L1 वाला F कॉल हुआ, फिर L2 वाला, ठीक है। अगर मैं ये ना बनाता तो ये नेम क्लैशेस हो जाते। किस, अगर मैं इसका वेरिएबल बना रहा हूँ L1 का, तो इसको कैसे पता लगता है कि ये उसका मैथ इंप्लीमेंटेशन है या उसकी दूसरे की मैथ इंप्लीमेंटेशन है, ठीक है। तो ये नेम क्लैशेस को खत्म करने के लिए यहाँ पे जब आप मेथड इंप्लीमेंट करें तो उसके शुरू में इंटरफेस का नेम जरूर लिखें, फुल्ली क्वालिफाइड नेम लिखें उस मेथड का, ठीक है। सर ये वाला दोबारा समझाते, समझ नहीं आई प्रोग्राम। ठीक है, एक इंटरफेस था L1 जिसमें F मेथड था, एक था L2 जिसमें F मेथड था, ठीक है। अब हमने देखा है कि ये जितने इंटरफेस को आप जब इंप्लीमेंट करते हैं आपको उसकी इंप्लीमेंटेशन देनी होती है मेथड्स की, ठीक है। जब L1 और L2 दोनों की मैंने दोनों को इंप्लीमेंट कर लिया, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे ये वेरिएबल बनाऊंगा L1 का, ठीक है, और उसमें ऑब्जेक्ट मैंने डाल दिया B, न्यू B करके, ठीक है। अब L1.F करूंगा तो कौन सा मेथड कॉल हो? यहाँ पे दूसरा L2 का वेरिएबल बनाया, उसमें भी न्यू B करके डाल दिया ऑब्जेक्ट। अब L2.F करूं तो तब कौन सा मेथड कॉल हो? ये चीज कंफ्लिक्ट पैदा करती है, ठीक है। ये चीज कंफ्लिक्ट पैदा करती है
कि ये कौन सा कॉल होना चाहिए। हम अब जब आप कोड लिखते हैं तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जब मैं ये L1 का F कॉल करूँगा तो ये कौन सा मेथड की इम्प्लीमेंटेशन कॉल होगी, ठीक है? ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आपने एक इम्प्लीमेंटेशन दे दी, तो अब आप कह रहे हैं कि जी दोनों के लिए एक ही कॉल हो रहा है, ठीक है? इम्प्लीमेंटेशन सेपरेट देनी होती है। आपको अक्सर ऐसा होता है कि L1 के वेरिएबल से आपको इसकी कुछ और इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, यहाँ पे कुछ और फंक्शनैलिटी आपने परफॉर्म करनी है, ठीक है? यहाँ पे कुछ और परफॉर्म करनी है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए। इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए यहाँ पे फुल्ली क्वालिफाइड नेम लिखेंगे आप, ठीक है? L1 फॉर एग्जांपल एक एनिमल की क्लास है, उसने यहाँ पे प्रिंट करने एनिमल नेम्स, ठीक है? लेकिन L2 एक इंटरफेस है जो किसी शेप्स का है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल वगैरह, तो उन शेप्स को यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, ठीक है? सर अब समझिए। नेम्स के इंटरफेस का नेम भी लिखना है फंक्शन के साथ। हाँ जी, बिल्कुल। अगर सेम नेम के ओ, मेथड 2 इंटरफेसेस के अंदर हुए एफ, जैसे यहाँ पे है, सही ठीक है? दोनों में, तो आपको उसका इंटरफेस का नेम भी शुरू में लिखना है, सही है ताकि सर। जब उस इंटरफेस के वेरिएबल से मेथड कॉल करें, तो वही वाला कॉल हो जो उस फुली क्वालिफाइड नेम से आपने बनाया है, ठीक है? ठीक है सर। जी सर। एम्बिग्विटी ना हो, ठीक है? क्लियर है? ये L1 का जब आप यस। बनाएँगे एक वेरिएबल, तो फिर जब मेथड कॉल हो, तो वही वाला कॉल हो जो आपने उसके लिए बनाया है, L1.f करके, ठीक है? फुली क्वालिफाइड नेम जी के सर। साथ। अच्छा, ये मीटिंग खत्म हो तो दूसरी वाली ज्वाइन कर लीजिएगा। इनहेरिटेंस क्या होती है? इनहेरिटेंस ये होती है कि किसी भी बेस क्लास को आप एक्सटेंड कर लेते हैं चाइल्ड क्लास में, ठीक है? उसके जितने भी बिहेवियर्स और प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सब चाइल्ड क्लास के अंदर भी आ जाती हैं, ठीक है? वो सब आ जाती हैं, पेरेंट की सारे बिहेवियर्स और प्रॉपर्टीज चाइल्ड में आ जाती हैं, और इसके अलावा चाइल्ड अपने भी कुछ मेथड्स और वेरिएबल्स बना सकता है। सिंटेक्स क्या है? वही कॉलन ही लगेगा, लेकिन आगे क्लास का नेम आ जाएगा, ठीक है? ये ए क्लास है जिसमें इंट ए है, मेथड ए है, मेथड एफ है, सॉरी जो कंस्ट्रक्टर है वो ए है और मेथड एफ है, ठीक है? फिर जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो बी अपना अपना भी बना सकता है वेरिएबल, अपना कंस्ट्रक्टर बनाएगा और एक अपना मेथड भी बना सकता है, ठीक है? लेकिन इस बी के अंदर ए के भी सारी प्रॉपर्टीज और मेथड आ चुके हैं, ठीक है? एक बात याद रखने वाली है कि कंस्ट्रक्टर्स इनहेरिट नहीं होते। बी ने अपना कंस्ट्रक्टर बनाया है, ए का कंस्ट्रक्टर इसमें इनहेरिट नहीं हुआ। अगर आपने ए के कंस्ट्रक्टर की फंक्शनैलिटी भी परफॉर्म करनी है तो उसका तरीकाकार अलग है, ठीक है? वो हम आगे देखते हैं। इनहेरिटेड मेथड्स कैन बी ओवररिडन। आपने एक्सटेंड किया ए क्लास को, आपके अंदर एफ मेथड भी आ गया, ठीक है? अब बी के अंदर एफ मेथड भी आ गया। आप इसको ओवरराइड भी कर सकते हैं, इसकी फंक्शनैलिटी चेंज भी कर सकते हैं, उसको भी आगे हम देखेंगे कि कैसे होता है। याद रखने वाली ये बात है कि सिंगल इनहेरिटेंस है, एक ही बेस क्लास से आप एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन इंटरफेसेस अगर आपने करने हो तो मल्टीपल इंटरफेसेस से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अ क्लास कैन ओनली इनहेरिट फ्रॉम अ क्लास, स्ट्रक्चर से इनहेरिट नहीं होगी, ठीक है? क्लास एक दूसरी क्लास से ही इनहेरिट हो सकती है, स्ट्रक्चर से नहीं हो सकती। स्ट्रक्चर्स किसी क्लास को भी एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है? सिर्फ इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। A class without explicit base class inherits from object। किसी अगर क्लास के साथ आपने नहीं लिखा कि ये किसी क्लास को एक्सटेंड कर दी है, तो बाय डिफॉल्ट वो ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड कर दी होगी, ठीक है? ये जावा वाला ही कॉन्सेप्ट है सेम। ये एक हिरार्की याद रखें कि ए जो है वो पेरेंट क्लास है, उसका चाइल्ड बी है और बी का आगे चाइल्ड सी है, ठीक है? और कोड की फॉर्म में ऐसे होगा कि क्लास ए है, बी कॉलन ए करेंगे तो बी का पेरेंट ए बन जाएगा, सी कॉलन बी करेंगे तो सी का पेरेंट बी बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये मैंने आपको बताया था कि डायनेमिक बाइंडिंग ये होती है कि पेरेंट क्लास का आपने वेरिएबल बनाया और उसमें रेफरेंस आपने चाइल्ड क्लास का रख दिया। अब जब मेथड कॉल करेंगे तो चाइल्ड क्लास का मेथड कॉल होगा, ये डायनेमिक बाइंडिंग है। लेकिन स्टैटिक बाइंडिंग क्या होगा? स्टैटिक बाइंडिंग या स्टैटिक टाइप ये होती है कि ए का ही आप वेरिएबल बनाएं और उसी का ही रेफरेंस उसके अंदर रखें, न्यू ए करके। ये स्टैटिक टाइप ऑफ ए है, ठीक है? सॉरी, स्टैटिक टाइप ये है कि ए का आपने वेरिएबल बना लिया और न्यू ए किया, ये डायनेमिक है, ठीक है? उसके अंदर रखना कौन सा रेफरेंस है, ये डायनेमिक हो जाती है। सिर्फ उसका वेरिएबल बनाना आपकी स्टैटिक होती है, स्टैटिक टाइप होती है, ठीक है? लेकिन उसकी डायनेमिक टाइप क्या होती है कि डायनेमिकली किस रेफरेंस को वो पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है? आप ए क्योंकि पेरेंट है तो उसके अंदर आप बी का भी रेफरेंस रख सकते हैं क्योंकि बी उसका चाइल्ड है,
ये इसमें डायनेमिक टाइप क्या होगी, बी हो जाएगी। ये यहाँ पे इस तरीके से इसको आप कह सकते हैं डायनेमिक टाइप ऑफ ए इज बी, ठीक है। स्टैटिक टाइप तो उसकी ए ही है क्योंकि ए टाइप का वेरिएबल आपने बनाया, लेकिन डायनेमिक टाइप क्या है, बी, ठीक है। सी उसका ग्रैंड चाइल्ड है तो सी का भी आप रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बी के अंदर आप ए का रेफरेंस रख सकते हैं नहीं, क्योंकि ये कंपाइलेशन एरर आएगा, फॉरबिडन है, क्योंकि ए जो है वो एक पेरेंट क्लास है और बी जो है वो चाइल्ड क्लास है, ठीक है। जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो बेहतर ही होता है कि आप टाइप चेक कर लें कि ये वेरिएबल जो है वो किस टाइप का है, पेरेंट की क्लास के टाइप का है, उसके चाइल्ड की टाइप का है, या उसके ग्रैंड चाइल्ड के टाइप का है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ए बनाया इक्वल टू न्यू सी कर दिया, ठीक है। सी का उसमें रख सकते हैं हम डायनेमिक टाइप ऑफ ए सी, जिस तरह यहाँ पे बनी हुई है उस तरह हम रख सकते हैं। फिर आप इफ स्टेटमेंट लगा दें, इफ ए इज सी, इज का ऑपरेटर आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। इफ ए इज सी, ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि ए जो है वो सी टाइप का ही है। ए इज बी, ये भी ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि बी जो है उसका पेरेंट है। ए इज सी करेंगे वो भी ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि ए जो है वो ग्रैंड पेरेंट है, बट वार्निंग देगा बिकॉज इट मेक्स नो सेंस, ठीक है, क्योंकि सेंस नहीं बनती। जो स्मॉल ए है वो ऑलरेडी आपने स्टैटिक टाइप उसकी ए ही रखी है तो सेंस नहीं बनती, इसलिए वार्निंग देगा, लेकिन रिटर्न ट्रू ही करेगा। फिर आप ए में नल भी डाल सकते हैं, ये हमने देखा कि नल आप डाल सकते हैं किसी भी टाइप में, रेफरेंस टाइप में। इफ ए इज सी, अब आपने नल डाल दिया, उसके बाद ए सी करेंगे तो फॉल्स आएगा क्योंकि अब ए में नल है, सी टाइप का और रेफरेंस नहीं है उसमें, ठीक है। कास्टिंग, टाइप कास्टिंग कैसे करेंगे, ये कुछ टाइप कास्टिंग की एग्जांपल्स हैं कि ए टाइप का आपने एक वेरिएबल बनाया, उसमें न्यू सी करके उसकी डायनेमिक टाइप सी कर दी, ठीक है। अब उसको बी में कास्ट करके बी में डाल सकते हैं, जी डाल सकते हैं, इस केस में डाल सकते हैं क्योंकि बी जो है वो सी की पेरेंट है, ठीक है। तो इफ ए इज बी करेंगे तो वो ट्रू आएगा, ठीक है, इसलिए ये डाल सकते हैं, इस केस में इस तरह कास्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर बी पेरेंट ना होती सी की तो फिर ये हम ना कर सकते। सी को सी में ही कास्ट कर सकते हैं, ये तो ऑब्वियसली ट्रू। और अगर ए में हम डाल दें नल, फिर नल को सी में कास्ट कर सकते हैं, ओके यस कर सकते हैं, नल को कास्ट कर सकते हैं आप, ठीक है, किसी भी रेफरेंस टाइप में। नल को जब इज ऑपरेटर के साथ चेक करेंगे तब फॉल्स आएगा, लेकिन नल को कास्ट आप कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी रेफरेंस टाइप में। फिर एज ऑपरेटर के साथ भी वो एग्जांपल्स दी हुई हैं जैसे ऊपर वाली दी हुई हैं। दोनों तरीके होते हैं कास्टिंग के, मैंने आपको बताया। एक ब्रैकेट के साथ टाइप लिख देंगे किस टाइप में आपने कास्ट करना है, और दूसरा एज लगा के आगे टाइप लिख दें। ये सेम वही ऊपर वाली एग्जांपल्स हैं, एज के साथ नीचे लिखी हुई हैं, बस एक दूसरा सेंटेंस है एक एज ऑपरेटर के साथ। अच्छा, मैंने आपको बताया कि आप जब भी किसी भी क्लास को एक्सटेंड करते हैं तो आप उसके मेथड्स भी आपकी चाइल्ड क्लास के अंदर आ जाते हैं। आप अगर चाहें उन मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन चेंज भी कर सकते हैं, मतलब आप उनकी चेंज करके अपनी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करें। मैंने आपको बताया था कि ओवरराइड के साथ कर सकते हैं। तो ये मेथड ओवरराइडिंग यहाँ पे शो की गई है कि आप जब भी किसी मेथड के साथ वर्चुअल का कीवर्ड लगाएंगे, जो यहाँ पे रेड हुआ हुआ है, वो मेथड आप ओवरराइड कर सकते हैं चाइल्ड क्लास में ओवरराइड के कीवर्ड के साथ, ठीक है। ओवरराइड का कीवर्ड लगाएंगे और उस मेथड को आप ओवरराइड कर देंगे, अपनी अपनी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर देंगे। इसको हम कोड करके देखते हैं, लेकिन सेशन एंड हो रहा है, नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करते हैं और फिर इसको मेथड ओवरराइड करके चेक करते हैं कि कैसे होगा। टाइम वेस्ट ना कीजिएगा, फौरन ज्वाइन कर लीजिए।